Hello everyone. Today we will start next topic बंगाल एंड द जमींदार। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है 1.5 वो पॉइंट हम इसमें देखेंगे। ठीक है। द जमींदार्स रेसिस्ट, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। इससे पहले जैसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर अपना कब्जा किया, उसके बाद बंगाल में कैसे उन्होंने जमींदारी जो प्रथा थी उसको स्टार्ट किया, कैसे जमींदार जो दी जाती थी उसको नीलाम किया जाता था। ठीक है। और जो जोतेदारों का उदय था, कैसे बंगाल में जोतेदारों का उदय हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसी में है कि जब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बंगाल में लोगों को जमींदारी दी और उनकी जमींदारियों को नीलाम किया जाने लगा, तो उन जमींदारों में अंग्रेज़ों के प्रति कौन सा विरोध था या कैसा विरोध उन्होंने किस तरीके से अपना विरोध को प्रकट किया। ठीक है। द जमींदार्स रेसिस्ट, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। जैसा कि हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं कि जमींदारों की जो जमींदारी थी उसको नीलाम किया जाता था, लेकिन जमींदारी नीलामी के बाद भी गाँवों में जो जमींदार थे उनकी पावर अभी तक कम नहीं हुई थी। ठीक है। वो एज इट इज़ बने हुए थे, बल्कि कुछ कुछ जो जमींदार थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। क्या रीज़न था उसके पीछे कि जितनी भी जमींदारियाँ नीलाम हो रही थी, ठीक है, उनको अपनी जिम्मेदारियों को बचाने के लिए जमींदारों ने बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाल लिए थे। कौन से रास्ते, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है। कि कैसे जमींदार लोग अपनी जो जमींदारियाँ थी उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है। इसमें फिक्टिटिशियन सेल वाज वन सच स्ट्रेटेजी कि जो जमींदारी को नीलाम किया जाता था वो पूरे तरीके से फर्जी होती थी, यानी कि फर्जी बिक्री। एक तरीके से पूरी जमींदारी जो नीलाम की जा रही है उसकी बिक्री फर्जी होती थी। और ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक थी जमींदारों के पास में, एक बहुत ही अच्छी तरतीब थी, आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छी रणनीति उन्होंने ऐसी बना रखी थी। फर्जी जो बिक्री होती थी उसको फर्जी बना देना। कैसे, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब जमींदारी नीलाम होती थी तो जो जमींदार थे उनके सर्वेंट या उनके जो एजेंट थे वो ही ब्रिटिश सरकार से वो जमींदारियों को ख़रीद लेते थे और बाद में उस जमींदारी पे काम कौन करते थे, जो वहाँ के जमींदार जिसके नाम से जमींदारी चली आ रही है वो वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। तो इसी वजह से यानी ऐसे ही और भी कई रास्ते रहे हैं जिनसे जमींदारों ने अपनी जो जमींदारी है उसको बचा के रखा। जैसा कि हमने इसी में देखा बर्दवान का एग्जाम्पल कि बर्दवान के शासक ने जब उसकी जमींदारी नीलाम की जा रही थी तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ % हिस्सा अपनी जो माता जी थी, उनकी जो मदर थी, उनके नाम पे कर दिया था। क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न था? द कंपनी हैड डिग्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, कि कंपनी ने ऐसा माना या कंपनी का ऐसा सुझाव था, कंपनी इस चीज़ को फॉलो करती थी कि जो भी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे है उसको कंपनी उस पर कब्जा नहीं करेगी, यानी उसको किसी से नहीं छीन सकती। और इसी नियम का फ़ायदा उठा के बर्दवान के शासक ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम कर दिया। तो इसी तरीके से ना केवल बर्दवान बल्कि बहुत सारे और भी जमींदार थे, वो भी अपनी परिवार की जो महिलाएं थी उनके नाम प्रॉपर्टी कर देते, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाए रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि अगर इसके बाद भी इतने सारे रास्ते अपनाने के बाद में, इतने सारे एक पैतरे अपनाने के बाद भी अगर उनकी ज़मींदारी को नीलाम किया जा रहा है तो उसके बाद जो एजेंट्स थे वो अपना काम करते थे। ठीक है। हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड दैट द ऑक्शन। ठीक है। कि जब जमींदारी को नीलाम किया जाता, ऑक्शन नीलामी की जाती, तो जो उनके एजेंट थे वो उसमें हेरा फेरी करना स्टार्ट कर देते। जैसे हमने बात की कि वो उस बिक्री को ही फर्जी बना देते थे। किस तरीके से फर्जी बनाते थे कि एक बार जमींदारी को जब नीलाम किया जाता तो जमींदार के एजेंट उसको ख़रीद लेते और ख़रीदारी के बाद में वो ब्रिटिश सरकार को जमींदारी जिस रेट में या जितने पैसों में उन्होंने ख़रीदी है वो पैसे, वो धनराशि देने से मना कर देते थे कि वो ब्रिटिश सरकार को वो धनराशि नहीं देंगे। मजबूरन ब्रिटिश सरकार को उस जमींदारी को दोबारा से नीलाम करना पड़ता और यही जो प्रोसेस था बार बार चलता रहता कि बार बार उसको ब्रिटिश सरकार जमींदारी को नीलाम करती और जमींदार के एजेंट उसको ख़रीद लेते और ख़रीदारी के बाद में ब्रिटिश सरकार को जो धनराशि थी उसको देने से मना कर देते। ठीक है। मजबूरन लास्ट में क्या करना पड़ता कि जमींदारी थी उसको जमींदार को ही सौंपनी पड़ती थी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलिबरेटली विदहेल्ड एंड
अनपेड बैलेंस वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, कि जानबूझकर भी जो जमींदार लोग थे वो कंपनी का जो रेवेन्यू डिमांड था, जो राजस्व था, जिस राजस्व की मांग कंपनी कर रही थी कंपनी कर रही थी, उस रेवेन्यू को भी जो जमींदार थे वो जानबूझकर कंपनी को जमा नहीं करवाते थे, डेलिबरेटली जानबूझकर। ठीक है, क्यों नहीं करवाते थे? क्योंकि जो रैयत थे, रैयतों से जमींदार एज इट इज़ रेवेन्यू ले रहे हैं हर साल, जितना कंपनी की डिमांड है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लेते थे। लेकिन रैयतों से लेने के बाद में वो रेवेन्यू सरकार को या ब्रिटिश सरकार को जमा नहीं करवाते थे। तो वो जो रेवेन्यू था, वो जो धनराशि थी, किन के पास में होती? जमींदारों के पास में। और ऐसे कर कर जमींदारों ने अपनी पावर और पैसा दोनों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो अनपेड बैलेंस था, यानी कि जो बकाया धनराशि थी, वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जा रही थी। इससे नुकसान किसको हो रहा था? ब्रिटिश कंपनी को। यानी ब्रिटिश कंपनी के पास में रेवेन्यू जा नहीं रहा, रैयतों से रेवेन्यू ले लिया गया है, तो उस रेवेन्यू का फ़ायदा कौन उठा रहे थे? जमींदार उठा रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने जब ये जो धनराशि जो उन्होंने रैयतों से ली, इसका यूज कहाँ पे किया गया? जब लो प्राइस में कंपनी जमींदारी को वापस जमींदार को सौंपती, तो वो कम प्राइस में उसको खरीद लेते थे। ठीक है, एट लास्ट द स्टेट वाज सोल्ड एट ए लो प्राइस बैक टू जमींदार, कि जैसा कि हमने बात की कि ये प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। इस प्रोसेस से बार बार के एजेंट जमींदारी को खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनी को उसकी धनराशि नहीं पे कर रहे हैं, जो उसका पेमेंट करनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। तो उससे मजबूरन कंपनी को जो जमींदारी थी वो लास्ट में किसको देनी पड़ती? जमींदार को ही वापस देनी पड़ती थी। ठीक है, और इसी तरीके से जमींदार अपनी जमींदारी को वापस पा लेते थे, और वो भी लो प्राइस में। ठीक है, कम पैसों में। तो इससे जमींदार पावरफुल होते जा रहे थे, यानी कि रेवेन्यू भी सरकार को जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, वो पैसा भी अपने पास रख रहे हैं, जमींदारी नीलाम हो रही है, उसको भी वापस कम पैसों में खरीद रहे हैं। तो इनके पास जो धनराशि थी वो बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, कि जमींदारों ने कभी भी सरकार को फुल रेवेन्यू नहीं पेड किया। जो पूरा राजस्व सरकार को देना था कंपनी को, जमींदार जानबूझकर वो रेवेन्यू नहीं देते थे। ठीक है, द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंस दैट हैड बिल्ड अप, और ना ही कभी कंपनी जो बकाया राशि थी उसको रिकवर कर पाई या उसको ले पाई। जमींदारों से ना ही वो उस राशि को निकलवा पाई, नहीं ले पाई। ठीक है, और ना ही जमींदारों ने वो राशि कंपनी को दी। ठीक है, तो इस पैसे का पूरा फ़ायदा था वो जमींदार लोग ही उठाते जा रहे थे। इसी के साथ में आप देखोगे कि 1793 से और 1801 तक, यानी 1793 से 1801 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम किया गया। ठीक है, 1793 जैसा कि हमने देखा, 1793 में जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो 1793 के बाद में बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम किया गया। बट क्या था, जितनी भी जमींदारी नीलाम हुई उसमें से आधे से अधिक फर्जी होती थी, जिसका खामियाजा कंपनी को उठाना पड़ा, क्योंकि लोग जो थे कंपनी का पेमेंट पूरी नहीं देते थे जमींदारियाँ खरीदने के बाद में। तो इसका कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और कंपनी का बहुत सी बकाया धनराशि लोगों की तरफ रह गई। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे जमींदार अब भी बहुत ऐसे रास्ते अपना रहे थे जिससे उनकी जमींदारियों को बचाया जा सके। ठीक है, व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बोट एन स्टेट एट एन ऑक्शन, दे कुड नॉट ऑलवेज टेकन पोजेशन, कि अगर ऐसा हो भी जाता कि कोई आउटसाइडर, कोई बाहर के व्यक्ति अगर जमींदारी को खरीद भी लेते थे, तो उनको वहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता, पोजीशन जो अधिकार है, एक तरीका कब्जा है, वो उनको उस जमींदारी पर नहीं दिया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाई लठियाल ऑफ द फॉर्मर जमींदार, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो उनके एजेंट्स होते थे, जो बाहर के खरीदारों ने, जिन्होंने ज़मींदारी को ख़रीदा है, उनके जो एजेंट्स थे उन पर अटैक कर देते थे। कौन लोग? जिनको लठियाल कहा गया है। और ये लठियाल किसके होते थे? फॉर्मर ज़मींदार, यानी कि जो
भूतपूर्व जमींदार है, जो पहले से जमींदारी जिसकी थी, जिसकी जमींदारी को नीलाम किया गया है, उस जमींदार के लठियाल जो प्रेजेंट में जिसने उस जमींदारी को खरीदा है, जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनके एजेंट्स पर हमला कर देते थे, उनको मार पीट कर वहाँ से भगा देते थे। लठियाल, इसमें लठियाल कौन है? ये कुछ व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पे जो जमींदारों के आप कह सकते हो एक तरीके से उनके बॉडीगार्ड होते थे, जो बड़े बड़े लठ रखते थे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उनके द्वारा इनको सुलझा दिया जाता था, ठीक है। तो ये लठियाल रखे जाते थे बड़े बड़े, यानी कि कभी कोई दंगा फसाद हो तो उन चीज़ों के लिए इनको रखा जाता था। तो ये लठियाल थे, इन एजेंट्स को मार पीट कर वहाँ से भगा देते थे। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं होता था कि बाहर के जमींदारों को जो लोग हैं उन्होंने जमींदारी खरीद लिया। फर्स्ट तो यहाँ पे उनको अधिकार ही नहीं दिया गया, यानी उनको कब्जा नहीं दिया गया। अगर वो कब्जा लेने आते, अपना अधिकार मांगने भी आते, तो लठियाल उनको पीट कर भगा देते थे, ठीक है। तीसरा इसी में है, समटाइम्स इवन द रैयत रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर, कि इतना ही नहीं कि उनको मार के भगाया, उनको कब्जा नहीं दिया, प्लस में जो रैयत थे, जो किसान थे, वो भी जो आउटसाइडर थे, जो बाहर के व्यक्ति थे, उनको एंट्री नहीं देते थे। उनकी जो एंट्री थी उस पर विरोध प्रकट करते थे। क्यों? इसके पीछे क्या कारण था कि जो रैयत थे, जो किसान थे, वो इन जमींदारों से बंधे हुए थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि ये जमींदार इनके अन्नदाता हैं, इनकी वजह से इनका घर परिवार चलता है, इनका खर्चा चलता है, और ये इनको लेकर लॉयल होते थे, वफादार होते थे इनके, ठीक है। और इनसे जैसे कि इनका पैसों का लेन देन भी उस समय में चलता था, तो इनको ये लगता था कि जो पुराने जमींदार हैं वो ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से लोग इनसे जुड़े हुए थे और बाहरी व्यक्ति को ये एंट्री नहीं देते थे, ठीक है। इस वजह से भी बाहर के लोगों को यहाँ पर अपना अधिकार नहीं मिलता था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जमींदारों ने कैसे ब्रिटिश कंपनी का विरोध किया, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जो जमींदार थे वो अपनी पावर गाँव में बढ़ाते जा रहे थे। किस तरीके से हमने इसमें देख लिया। तो जिसने 1790s का जो दशक था, ठीक है, 1790 का जो दशक था, उसमें जितनी भी ये प्रॉब्लम थी उनको फेस किया। उसके बाद में ज़मींदारों की पावर बढ़ गई थी, ठीक है। और आगे चलकर कंपनी ने भी जो रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट थे, यानी रेवेन्यू जो राजस्व भुगतान के जो नियम थे, उनको फ्लेक्सिबल बना दिया था, उनमें थोड़े चेंज कर दिए थे। क्या इनको लचीलापन उनमें ला दिया था कि कैसे उनका जो जमा करने का टाइम था, जैसे हमने इसमें पढ़ा सूर्यास्त कानून था कि सनसेट लो तक ही उनको जमा करवाना है उसी टाइम पे। तो ऐसे जो कानून थे उनको थोड़ा सा लचीला बना दिया था, ठीक है। दूसरा कि 1930 के बाद में, 1930 के बाद में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, महामंदी जो आई थी, ठीक है, विश्व में महामंदी आई थी, उसके बाद में जो जमींदारों की पावर थी वो अपने आप कम हो गई थी। उनका जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो जोतेदार थे उनका उदय हो गया था और गांव में जोतेदार ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जमींदारों की ओर से ब्रिटिश कंपनी का विरोध करना, उनका प्रतिरोध करना। नेक्स्ट है हमारा द फिफ्थ रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट। ए रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, ठीक है। एक रिपोर्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में 1830 में सबमिट की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको पेश किया गया, ठीक है, उसको 5वीं रिपोर्ट कहा गया। इट वॉज द फिफ्थ ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये जो फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से जानी जा रही है, ये उन सीरीज़ में या उन श्रृंखलाओं में से 5वीं नंबर पे थी या 5वीं रिपोर्ट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो क्रियाकलाप थे, एक्टिविटीज़ थी, उनको लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी, ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तो भारत में चलने वाले उसके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी एक्टिविटीज़, जो क्रियाकलाप वो कर रहे थे, उन चीज़ों पर जो रिपोर्ट बनाई गई थी और वो जो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, उन सभी रिपोर्टों में से, जितनी भी रिपोर्ट्स पेश की गई, उनमें से ये 5वें नंबर पे थी या फिफ्थ रिपोर्ट थी, 5वीं रिपोर्ट थी। इसी वजह से इसको फिफ्थ रिपोर्ट या 5वीं रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है और इसी नाम से ये काफ़ी फेमस भी हुई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिस रिपोर्ट्स वाज इन 1002 पेजेस ऑफ विच ओवर 800 पेजेस वर अपेंडिसेस, ठीक है। कि इस रिपोर्ट में 1002 पेज थे। कितने पृष्ठ थे? 1002 पेज थे, जिसमें से 800 पेज, 800 पेजेस जो थे वो बाद में अपेंडिसेस यानी परिशिष्ट यानी उनको बाद में जोड़ा गया था,
पहले रिपोर्ट पेश हो गई थी, यानी कि 200 पेजेस थे इसमें, ठीक है। और प्लस में जो 800 पेजेस थे इनको बाद में जोड़ा गया था। इन बाद में जोड़े गए पेजों में क्या क्या शामिल किया गया था, ठीक है। तो इनमें था रिप्रोड्यूस पिटिशंस ऑफ जमींदार एंड रैयत, जो रैयत थे, किसान थे, और जो जमींदार थे उनकी जो अर्जियां थी उनको इसमें शामिल किया गया था पुनर्विचार के लिए, ठीक है। उन्होंने जो कंपनी के विरुद्ध में जो अर्जियां लगाई थी, जो एप्लीकेशन अपनी दी थी, उन अर्जियों को इसमें इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, विभिन्न जिले थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे उनकी रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई कि उनका कंपनी के बारे में क्या कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास रिटन बाय ऑफिशियल्स, और बंगाल और मद्रास के आप कह सकते हो रेवेन्यू यानी राजकीय और प्रशासनिक न्यायिक, ठीक है, न्यायिक प्रशासन था, उसके बारे में जो अधिकारियों ने अपने जो नोट्स लिखे या जो टिप्पणियाँ उन्होंने की, उन टिप्पणियों को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। यानी इस रिपोर्ट को काफ़ी इस रिपोर्ट में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया, यानी कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया, जिसमें जमींदारों और जो किसान थे उनकी अर्जियों को शामिल किया गया, कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट थी उनको शामिल किया गया, प्लस में जो बंगाल और मद्रास की जो न्यायिक प्रशासन और जो राजस्व प्रशासन था उसको लेकर जो अधिकारियों ने जितने भी नोट्स लिखे, जो टिप्पणियाँ लिखी, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और ये 1002 पेजेस की 1002 पेजों की इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। नेक्स्ट है इसमें कि 1760 से ही बंगाल में जब कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया तब से ही उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही थी। 1760 यानी 1760 का जो दशक था, जिसमें हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध के बारे में। बक्सर के युद्ध के बाद में ही बंगाल में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने अपना शासन स्थापित किया था, तो तब से ही उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही थी। देखते हैं इसमें देयर वर मैनी ग्रुप्स इन Britain who were opposed to the monopoly that the East India Company had over trade with India and China, कि ब्रिटेन में धीरे धीरे ऐसे बहुत से ग्रुप बन गए थे, बहुत से ऐसे संगठन बन गए थे जो कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार के विरुद्ध थे। कंपनी को एक ऐसा अधिकार दिया गया था कि वो इंडिया और चाइना के साथ में अकेला ही व्यापार करेगा, यानी कि और जो ट्रेडर्स हैं, अदर ट्रेडर्स हैं, वो व्यापार नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए थे जो कंपनी के इस मोनोपोली यानी एकाधिकार का विरोध कर रहे थे, ठीक है। यानी कि इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को दिया गया था ब्रिटेन की तरफ से, बाकी जो दूसरे व्यापारी थे उनको नहीं दिया गया था, और ये व्यापारी इसी एकाधिकार का, इसी मोनोपोली का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है इसमें दीज ग्रुप्स वांटेड ए रेवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर्स दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली, कि ये जो ग्रुप्स थे ये क्या चाहते थे कि ये जो रॉयल चार्टर है, रॉयल चार्टर जिसके तहत या जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को ये एकाधिकार दिया गया है, मोनोपोली ये एकाधिकार दिया गया है, इस एकाधिकार को, इस रॉयल चार्टर को ही ख़त्म किया जाए, ठीक है। इस रॉयल चार्टर को ख़त्म कर दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए। रॉयल चार्टर था क्या? ये रॉयल चार्टर था जो इंग्लैंड की महारानी ने कंपनी को दिया था जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय इस कंपनी को ब्रिटिश की जो महारानी थी उसके द्वारा एक रॉयल चार्टर यानी कि एक शाही फरमान पेश किया गया था कि आप इंडिया और चाइना के साथ या जो आप एशिया का साउथ एशिया है उसके साथ में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और इसी शाही फरमान का, रॉयल चार्टर का फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी ने उठाया, ठीक है। धीरे धीरे जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जो निजी व्यापारी थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी कि वो इस एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी व्यापारी चाहते थे कि इंडिया और चाइना के साथ वो भी व्यापार करें, क्योंकि इंडिया और चाइना आप देखोगे उस समय व्यापार के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका विदेशों में व्यापार किया जा रहा था। तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो चाहते थे कि हम भी इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करें, और इसी वजह से वो इस एकाधिकार का विरोध भी कर रहे थे। और इसी में ये ट्रेडर्स जो व्यापारी थे इनका क्या मानना था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जो बंगाल विजय का जो बेनिफिट है, यानी बंगाल जीतने के बाद में जो भी जितना भी उसका फ़ायदा है, उसका बेनिफिट है, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही है, न केवल पूरे इंग्लैंड को, ठीक है। और इसी के चलते ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने
जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उस पर अपना पूरा फोकस कर दिया, उस पर अपना ध्यान लगा दिया, ठीक है। और इसी में कंपनी का जो कुशासन था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्लस में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, उनके बैड बिहेवियर के बारे में, उनका जो लोभ लालच थे, उनके बारे में भी ब्रिटिश न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे तरीके से उसको लिखा जाने लगा, उसको पब्लिश किया जाने लगा। उसके पीछे रीज़न क्या थे? ताकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज को ख़राब कर सके और इनके साथ में व्यापार करने का अधिकार दूसरे जो व्यापारी हैं या सभी पूरे इंग्लैंड में सभी को दिया जा सके, ठीक है। इसी के चलते ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ। उसमें क्या कहा गया, ठीक है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट दैट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया, एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें लिखा गया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेगुलर इंडिया में जो उसका प्रशासन चल रहा है, जिस तरीके से वो शासन कर रही है, उस पर रेगुलर एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश भी करेगी, ठीक है। एंड अपॉइंटेड कमिटीज़ टू इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी के जो कामकाज थे, कंपनी जो कामकाज कर रही थी, उनकी इंक्वायरी करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए भी कई सारी कमेटियां बनाई गई, ठीक है। कमेटियों को अपॉइंट किया गया। तो यानी कि ब्रिटिश कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में काम कर रही थी, उसका रवैये को देखते हुए ये अधिनियम को पास किया गया कि एक तो ब्रिटिश कंपनी है वो रेगुलर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडिया में जो प्रशासन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेकर, प्लस में ब्रिटिश कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कामकाज है उसकी जांच पड़ताल के लिए भी बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारी समितियों को बनाया गया। नेक्स्ट है इसमें द फिफ्थ रिपोर्ट्स वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेलेक्ट कमेटी। कि फिफ्थ रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट को सेलेक्ट कमेटी ने प्रस्तुत किया, इसी ने उसको बनाया, ठीक है। सेलेक्ट कमेटी, परवर समिति, पांचवी रिपोर्ट को परवर समिति द्वारा प्रोड्यूस किया गया, उसको द्वारा बनाया गया, ठीक है। इट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। और काफ़ी सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था, जिस तरीके से वो शासन कर रही थी इंडिया में, उस चीज़ों को लेकर पार्लियामेंट्री डिबेट्स का ये बेस बनी, ठीक है। संसदीय वाद विवाद जो किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको लेकर ये एक आधार थी, यानी इसी के आधार पर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें वाद विवाद किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे, जो लास्ट डिकेड्स थे, वहाँ तक आते आते पांचवी रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट ही एकमात्र ऐसा सोर्स थी जिसके आधार पर औपनिवेशिक शासन का विवरण प्रस्तुत किया जाता था या उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एविडेंस होने के बाद में भी बंगाल के बारे में, इनफैक्ट पूरे इंडिया के बारे में बहुत सारे एविडेंस होने के बाद भी फिफ्थ रिपोर्ट को हम पूरे तरीके से सही नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें इसको जानना होगा कि फिफ्थ रिपोर्ट लिखने वाले ने किस पर्पज़ से, किस मकसद से इसको लिखा था, उसका क्या उद्देश्य था। क्या ये रिपोर्ट पूरे तरीके से सही है, क्या ये पूरे आलोचनात्मक तरीके से है या एक पक्षधर तरीके से है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने पांचवी रिपोर्ट के अलावा जो बंगाल के जमींदार थे उनके आर्काइव्स यानी अभिलेखागार क्या होते हैं, जिसमें सभी रिकॉर्डों को संभाल के रखा जाता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल के रखा जाता है। तो बंगाल के जो जमींदार थे उनके जो आर्काइव्स हैं, अभिलेखागार, उनकी जांच पड़ताल की, प्लस में जो लोकल, आप कह सकते हो जो स्थानीय एक तरीके से रिकॉर्ड्स थे, उनकी भी उन्होंने जांच की, ठीक है। जितने भी ज़िलों में जितने भी अभिलेख थे, ठीक है, उनकी भी जांच पड़ताल करने के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिस रिपोर्ट, द फिफ्थ रिपोर्ट वेंटेड टू इंडिकेट्स क्रिटिसिजिंग द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। की जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो सिर्फ इंडिकेट करती है एक ही तरफ की कंपनी का जो कुशासन था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी आलोचना करना, ठीक है। कंपनी के कुशासन की ही आलोचना इस पूरी रिपोर्ट में की गई है। तो इस रिपोर्ट में लिखने वालों का क्या पर्पज़ था, यानी कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखी वो सिर्फ कंपनी
की जो इमेज थी उसको ख़राब करना चाहते थे, क्योंकि वो कंपनी को जो एकाधिकार दिए गए थे या कंपनी जो इंडिया में आकर अपना शासन कर रही थी उन सबको ख़राब करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लैंड से सभी जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको अधिकार दिया जाए कि वो वहाँ पे इंडिया में जाकर अपना जो व्यापार है उसको कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने इसी मकसद से इस रिपोर्ट को लिखा था। और ये जो रिपोर्ट है, 5वीं जो रिपोर्ट है, इसमें जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों की जो नीलामी की दारी थी जमींदारी की, उसके बारे में इसमें पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, यानी कि जमींदारी प्रथा का एक अंत इसमें दिखाया गया है और उस चीज़ को एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। जबकि हमने देखा है कि जमींदारों की जो जमींदारी नीलाम की जाती थी तो कैसे किन तरीक़ों से वो अपनी ज़मींदारी को बचा लेते थे। उसके बावजूद भी 5th रिपोर्ट में पूरी जमींदारों की जो नीलामी होती थी ज़मींदारी की, उसका वर्णन इसमें बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट कहाँ पेश की गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्यों पेश की गई थी? कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो एकाधिकार दिया गया था उसके विरोध में पेश की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।